गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नया दिन जब होता है तो आपको एक नई एनर्जी का एहसास भी होता है और आप उसी एनर्जी के साथ पूरे दिन का आगाज भी कर रहे होते हैं और पूरे दिन में आप आगे बढ़ भी रहे होते हैं। लेकिन पूरे दिन की प्लानिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डू यू प्लान योर डे बाय द वे? नो, गो विद द फ्लो। आई जस्ट गो विद द फ्लो बिकॉज मुझे लगता है हमारा दिन प्लान नहीं हो सकता बिकॉज इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। सो शो के लिहाज से तो यू कैन प्लान कि ठीक है आपने इतने से इतने बजे तक शो करना है, अदरवाइज नहीं हो बट सकता। अदरवाइज नहीं बिकॉज चीजें फौरन हो रही होती हैं, पिछले दिन पता चल रही होती हैं या उसी दिन पता चल रही होती हैं। हाँ, या आधे घंटे पहले पता चल रही होती हैं। आधा घंटे पहले पता चल रही होती हैं कि ये होना है। सो और ये नहीं होना। आई थिंक हम अपना दिन कभी प्लान नहीं कर सकते। हाँ, पर कोशिश तो करनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्लान जरूर करें। हाँ, जहाँ पे वो चीज़ें एब्रप्ट आ जाए उनको इनकॉर्पोरेट करें। प्लानिंग इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है अगर हमने कोई स्पेसिफिक काम करना है जो कि पर्सनल लेवल पे होता है वो आपका फिर नहीं हो पाता, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, प्रोफेशनली कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ज़ाहिर है कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं, मीटिंग्स या टाइम या किसी की अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग, तो वो टाइम ऊपर नीचे हो रहा होता है। प्लस ये एक मसला भी है ना कि जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पे चीज़ें हो नहीं रही होती, तो ये भी बड़ा एक मसला है जिसको हम हर दफ़ा एड्रेस करते हैं। आई थिंक हम हर ऑल्टरनेट डे पे मैं और सबीन इस पे बात कर रहे थे, जो कि बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मसला है। हाँ। और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो पंक्चुअल होते हैं, हमें जब कहा जाए कि 12 बजे मीटिंग है तो हम 12 बजे, हम 11:55 पे वहाँ पे मौजूद होंगे और ऑब्वियसली मीटिंग जो है वो 1 बजे तक शुरू नहीं हो रही होती, तो ऑब्वियसली दिस इज हाउ आपका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है, आपका पूरा टाइम टेबल, क्योंकि उसके बाद आपने कहीं और कमिटमेंट भी की होती है कि आपने पहुंचना है उस जगह पे, तो सारा कुछ खराब हो जाता है। पूरा दिन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, खराबी से याद आया, आजकल लोगों को मैंने देखा जल्दी बड़ी पड़ी भी होती है। सुबह भी मैंने देखा ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली जब आजकल के मौसम के लिहाज से देखा जाए शुएब, तो बड़ी बुरी तरह से लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। एंड ऐसी बारिश में जहाँ पर रोड स्लिपरी है एंड आपको बाइक वालों को रास्ता देना है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने ख्याल करना है अपने इर्द गिर्द लोगों का, लेकिन आप ख्याल नहीं कर रहे होते। सो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये बेसिक सिविक सेंस या कुछ एथिक्स होते हैं वो कहाँ हमारे चले जाते हैं। हमें क्या जल्दी होती है, हमने किधर पहुंचना होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। घर ही जाना होता है, अगर 10 मिनट घर लेट चले जाएंगे, डू यू रियली थिंक इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा? अनटिल एंडलेस कोई एमरजेंसी ना हो। एमरजेंसी भी है तब भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप 10 मिनट 5 मिनट आप लेट हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम वक्त पे दिन का आगाज नहीं कर रहे होते, तब होता है जब आप अपने दिन को प्लान नहीं कर रहे होते, तब होता है जब आप वक्त पर निकल नहीं रहे होते। थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए वैसे भी कहीं पहुंचने से मुतालिक। ये नहीं कि मुझे गूगल ने बताया कि इट्स 40 मिनट्स ड्राइव तो मैं अब 9 बजे निकलूंगा ताकि मैं 9:40 वहाँ पहुंच जाऊँ। कभी कभी रास्ते में कोई भी ऐसा हादसा खुदा न खास्ता हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मार्जिन रख के निकला करें तो आप फिर वक्त पर पहुंच जाएंगे। सो वक्त पर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो सबीन आपने बात की, मौसम के एतबार से आजकल मौसम वाकई ख़राब है और पता ही नहीं चलता, एकदम से बारिश, एकदम से तेज़ बारिश, एकदम से कहीं ओलों का पड़ जाना, तो उससे भी ट्रैफिक ज़रा है उसका दबाव हो जाता है। सो इसलिए इस मौसम के एतबार से भी प्लान योर ट्रेवल अकॉर्डिंगली। अगर आपने कहीं दूर जाना तो फिर भी मौसम को चेक करके जाएँ। नॉर्थ जाना है तो लाजमी चेक करके जाएँ, चूँकि फिर लैंड स्लाइडिंग और बहुत से मामला होते हैं जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है। यस, कल की बड़े कम चांस था कि कल बारिश होगी, हाँ, बट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि बारिश होगी। और इस्लामाबाद की तो मैं आपको क्या बात बताऊं कि समझ नहीं आ रही होती है कि किस तरह से तूफ़ान आ जाता है। अब मौसम अच्छा होने पे, ठंडा होने पे खुशी मनाई जाए या तूफ़ान के आने पे जिससे नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा होता है उस पर दुख किया जाए, ये कुछ समझ से बाहर है। ये वो है जो हमने कई दहाइयाँ लगा के अपने साथ कर दिया है, क्लाइमेट चेंज के साथ जो हम फेस कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, और मुझे ना बड़ा खौफ आता है इस चीज़ को सोच के कि आज हम इस तरह से इसको फेस कर रहे हैं तो आने वाली हमारी जनरेशंस, उनका क्या हाल होगा जो कि इस पे काबू ना पाया गया। बट कल की अगर बात की जाए तो एकदम से हवाएं यहाँ पर जी चलना शुरू होगी और उसके बाद ऐसी तेज़ हवाएं थी और ऐसा तूफान आया और उसके बाद ऐसी बारिश हुई है, और बारिश बड़ी लगातार हुई, बड़ी देर रात तक। को आई थिंक कोई 12 बजे तक तो होती रही है, जब तक मैं सोया नहीं था। थ्रू आउट जो है वो बारिश बड़ी देर तक होती रही है, तो आज सुबह जो थी बड़ी ठंडी ठंडी थी। लेकिन कल भी, आज
का आई डोंट नो प्रेडिक्शन है कि नहीं, बट कल सैटरडे की जो कल है की वो तो है अच्छी ही, खासी कल स्ट्रॉन्ग prediction प्रेडिक्शन है, लेकिन आज भी यू नेवर नो। लेकिन इसमें ये होता है कि समटाइम्स आप प्लान करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने कल प्लान फिर कर लिया हाइकिंग का, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ ट्रेल पे, और उस वक्त मौसम जो कि अच्छा हो रहा था तो मैं चला गया ट्रेल पे। बट जब मैं वापस आ रहा था तो फिर बारिश बहुत तेज़ नहीं बट थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह का प्लान करते हैं तो मेरी वाली हरकतें आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको लगे कि बारिश है तो प्लीज़ पहले पहले वापस आ जाए। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैं आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, तो मैं चला गया। लेकिन है कि वापसी पे थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, तो इसलिए बी वेरी वेरी विजिलेंट, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो अपना ख्याल रखना है आपने, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। कहीं मत जाएं, नॉर्दर्न एरियाज भी जाने की कोई जरूरत नहीं है 2-3 दिन, ठीक है। हमारा मुल्क खूबसूरत है, यहीं पर है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इधर ही है, मुल्क भी इधर ही है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अपना ट्रेवल को बहुत अच्छे से प्लान करें। कोई बात नहीं, गूगल पे देख लिया करें, कब अगर 10% प्रेडिक्शन भी है बारिश की, तो यू नेवर नो कि कब जो है वो 30-40-50-60 हो जाती है। और प्लस वीकेंड का मतलब ये तो नहीं है कि आपने बस निकल ही जाना है, मौसम को देखकर आपने निकलना है। एनीवेज क्या कर रहे हो, लुक हु इज टॉकिंग। मैंने एंड पे कहना था एक्सेप्ट मी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई वांटेड टू से दैट एक्चुअली। नहीं मैं भी अब बहुत एहतियात करता हूं, पता है आपको, मैं बहुत कम जाता हूं। लास्ट टाइम कब गया मुझे याद भी नहीं है, नॉर्थ गए तो काफी टाइम हो गया। अभी आपने वैसे बताया था कि आप अभी कल हाइकिंग पे गए, आपको पता भी था कि बारिश की प्रेडिक्शन है। मतलब हाइकिंग तो ठीक है, नॉर्मल छोटी मोटी। अब आप नॉर्थ थोड़ी जाएंगे, अब तो आप कहीं और जाएंगे। नॉर्थ साउथ इंसान कहीं भी चला जाता है, फाइन, जस्ट लीव इट। कहीं भी जा सकता है, जहां हवाएं ले जाएं, रीजन में कहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, जहां पे आपको हवाएं या फजाएं ले जाएं। आप इतना प्लान तो नहीं, और जहां बेगम जाने दे दें आपकी। मेरा ख्याल आगे बढ़े, मामला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिसमें मैं बात करें वो है कि पाकिस्तान में जो हेल्थ का सिस्टम है इस पर इतना दबाव क्यों है। ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, बल्कि आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर दबाव क्यों है। क्या उसकी वजह हमारा खाना पीना, क्या उसकी वजह हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या उसकी वजह कोई और है, कोई एक चीज़ है। ये आप ज़रा सोचिए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, हम वो राय शामिल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। एक छोटा सा सवाल फिर आपसे करता हूँ, व्हाट इज़ अकम्पलिशमेंट फॉर यू। इसका भी जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अगर मैं फ़ौरन से इस पर सोचूं या बल्कि सबीन से पहले पूछते हैं, व्हाट इज़ अकम्पलिशमेंट फॉर यू। समटाइम्स होता है ना कि आप कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर लूँ तो ये मेरे लिए अकम्पलिशमेंट है। छोटे छोटे गोल्स आप सेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ अकम्पलिशमेंट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी आदत मेरी जिससे मुझे लगता है कि मुझे छुटकारा पाना चाहिए, और मैं अगर उससे जान छुड़ा लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए अकम्पलिशमेंट है, बिकॉज वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, ये देखें बहुत से लोग रिलेट कर पाओगे। समटाइम्स ऐसा होता है आपकी कोई रूटीन ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं ये चीज़ खा रहा हूँ या मेरी डाइट में शामिल है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, आप उसे निकालते हैं डाइट से, आपकी हेल्थ एडिक्शन हो गई है, एडिक्शन हो गई। अगर वो चाय की लोगों को समटाइम्स तंग करती है, पता नहीं कैसे लोग इतना ज्यादा चाय पी लेते हैं। लेकिन चले ठीक है, चाय के नुकसानात उस तरह से नहीं है, ठीक है, हर चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मसला चाय में दूध का है ना, नुकसान है ना, मानो क्यों नहीं मानती हो। ब्लैक टी इज फाइन, जानलेवा नहीं है ना। ओके फाइन, बट चले वो चीज़ें जो कि वाकई जानलेवा होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैं बल्कि यहाँ पे छोटी सी बात एक ऐड करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है, वो कई सालों से सिगरेट पी रहा था और मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। रोज़ मैं उसे कहता कि तुमने सिगरेट छोड़नी है, तुमने सिगरेट छोड़नी है। अच्छा वो रोज़ शुएब मैं छोड़ दूंगा करते 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 मैंने उसे इतना जिद किया, हर बात पर टोकना। मैंने कहा तुम नहीं पियोगे, मेरे साथ नहीं पियोगे, गाड़ी में नहीं पियोगे, यहाँ नहीं पियोगे। वो करते करते उसने कहा अच्छा मुझे आप ऐसा करें, बस एक हफ्ता दे दें तो मैं छोड़ दूंगा। और उसने माशाल्लाह सिगरेट छोड़ दी है। तो लेट मी ऐड दिस कि ये मेरे लिए एक अकम्पलिशमेंट है और उसके लिए तो है। सो आपने देखे उसको बताया ना, दोस्त होने के नाते आपने उसको ये बताया कि ये चीज़ गलत है। हमारे यहाँ क्या होता है, दोस्त है कोई नहीं, चलो एक तो ये होता है एक दोस्त कर रहा हो दूसरे को भी लगा देते हैं। नहीं, इसमें एक और बात है, वो कहते हैं नहीं उसकी जिंदगी है ना, नहीं फॉर मी वो दोस्त है तो बड़ा प्यारा हसनैन उसका नाम है। मैंने उससे कहा नहीं तुमने छोड़नी तो उसने छोड़ दी है। उसके माँ बाप सुन रहे होंगे उनके साथ। नहीं उन्हें क्या पता किस हसनैन की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं अम्मा पापा को पता है वैसे उसके, और वो खुश है कि उसने छोड़ दी है। भाभी बहुत खुश है कि मैंने छुड़वाई है, तो इसलिए ये मेरे लिए मेरा मामला जरा ठीक है, वरना मेरे से कॉफी में जो मैं पी रही थी वो अटक गई थी यहाँ पे। नहीं हम ऐलान कर सकते हैं कि छोड़ दिया। अच्छा तो चूंकि आज हम इस पे बात इसलिए भी करें कि आज वैसे तो 30 तारीख है, 31 तारीख को दुनिया भर में तंबाकू नोशी के खात्मे का दिन मनाया जाता है। तो हमने सोचा कल तो हमारा ऑफ होगा, सैटरडे वुड बी ऑफ, तो हमने आज इस पे बात करनी बड़ी जरूरी समझी।
आज इसकी मुनासबत से हम बात भी करेंगे, इस बार का थीम क्या है, कितना ज़रूरी है, कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए मज़ीद जैसे तंबाकू नोशी का खात्मा होता है, किसको आपने ज़्यादा टारगेट करना होता है, किस एज ब्रैकेट को किसको आपने बचाना है तंबाकू नोशी से। आज इस मौजू पे हम बात भी करेंगे, प्लस ये कि पाकिस्तान में जो कुछ सालों से लिए गए स्टेप्स उनका इम्पैक्ट क्या आया है। और सिर्फ स्टैट्स शेयर करता हूँ, WHO के मुताबिक हर साल 1,64,000 पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। बहुत सी रीजंस उसकी होती हैं, बहुत they से don't even realize ना, they don't even realize। रूट कॉज ये होता है, बाकी आप जो मर्जी कर उसकी दें, वजह लंग्स से की आपकी बीमारी health हो गई, कोई complications, आपको yes। कॉम्प्लिकेशंस हो गई, आपको हार्ट इश्यूज हो गए, और मल्टीपल जो है Multiple issues होते हैं। इश्यूज जो है वो सामने आ रहे होते हैं। और डेफिनेटली हम इसके बारे में बात तो कभी कर ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को बचा भी नहीं पा रहे होते हैं ना, ये तो बचाना बड़ा जरूरी है फैशन के चक्कर में। तो आज इस पर डिटेल से बात भी करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर खलील अहमद, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शोएब। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। पहले तो सर मुझे कमेंट ही करें, कई सालों से चूंकि हमारी डिस्कशन भी इस मौजू पे होती आई है, कितना फ़र्क आया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जितनी बात हुई है, जितनी अवेयरनेस हुई है, हम हर साल दिन भी मनाते हैं, फ़र्क कितना पड़ा है? देखें, इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जब 2023 में मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखा जाए तो एक ही बार जो है वो 2023 में 153% जो है वो टबैको के ऊपर जो है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स को इंक्रीज़ किया था। उससे क्या फ़ायदा हुआ है? उससे पाकिस्तान के लिए दो फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के पास जो है रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा मिला है टैक्स की सूरत में, एफईडी की सूरत में, और दूसरा इसमें जो है कि आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की जो है वो कंजम्पशन को आपने कम करना है, उसके यूज़ को कम करना है, तो उसके ऊपर जो है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उससे एक तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिला, और दूसरा इससे जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि आपका जो है इसकी वजह से एक गैर सरकारी तंजीम है, उसके अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 18 से 20% जो है वो पाकिस्तान में टबैको की जो है वो कंजम्पशन कम हुई है। इवन सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक भी ये है कि उसकी वजह से जो है वो कंजम्पशन कम हुई है। और हम जो है सबसे ज़्यादा इसमें ये समझते हैं कि जब इस तरह की जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो स्पेशली आपके जो बच्चे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 15 साल की उम्र के जो हैं वो बच्चे डेली 1200 नए बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। 6 साल का बच्चा? 6 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 1200 बच्चे डेली पाकिस्तान में स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह का बच्चा उसको सिगरेट का पता है? जी बिल्कुल, इंडस्ट्री जो है वो बिलियन रुपीस जो है वो इसकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करती हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह के पूरी दुनिया में FCTC एक WHO का एक आलमी मुआहदा है, और तमाम कंट्रीज़ ने जो है वो मैक्सिमम ने इसको रेटिफाई किया, और पाकिस्तान ने भी इसको रेटिफाई किया है कि हम पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो गया। जिस तरह अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में मोर दैन जो है वो 163,000 जो है वो एनुअली टबैको से रिलेटेड जो है वो अमवात होती हैं, और इसकी पर डे अगर आप कैलकुलेशन लगाए तो तकरीबन मोर देन जो है वो 450 अमवात हर रोज़ इसकी वजह से हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसकी फिर दोबारा दूसरी जो 1200 नंबर्स को देखें, 450 अगर इनके स्मोकर्स कम हो रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी मार्केटिंग करते हुए स्पेशली वो जो बच्चे हैं उनको ये टारगेट करते हैं, और इनकी ये इतनी सक्सेसफुल जो है वो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से 450 अगर इनके कस्टमर्स कंज्यूमर कम हो रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट कस्टमर्स के तौर पे ये कम उम्र बच्चों को टारगेट करते हैं। और ये अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, बेशक आप अपने सराउंडिंग में चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, किसी खोखे वाले की शॉप पे अगर भी चले जाएं, तो इसका जो डिस्प्ले है वो आप देखेंगे कि वो एक तो बच्चे के जो है वो आई लेवल के सामने रखेंगे, फिर बच्चे की जो फेवरेट कैंडीज़ हैं, स्नैक्स हैं, उनकी सराउंडिंग में उसके साथ इसको रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो वो एक तस्वीर इसकी बनी होती है ना, जिसके ऊपर कैंसर की तस्वीर है और वो पिक्टोरियल वार्निंग एक बनी होती है, उस साइड से ये अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं रखेंगे, बल्कि उसको इस तरह करके डिस्प्ले करेंगे ताकि वो बच्चे की जो है वो उस प्रोडक्ट की उस तस्वीर के ऊपर नज़र ना पड़े। तो बेसिकली जब दुनिया ने इस चीज़ को रियलाइज़ हुआ, और स्पेशली पाकिस्तान ने भी जब इसके ऊपर सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज़ किया, तो इंडस्ट्री ने अपने जो है बिजनेसेस जो हैं वो शिफ्ट कर लिए हैं इस वक्त इमर्जिंग टबैको प्रोडक्ट्स वगैरह वाली की साइड पे। उस पर हमने भी एक स्टडी करवाई कि किस तरह जो
है वो पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं सिगरेट्स की लिहाज से, लेकिन जो इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जिसमें निकोटीन पाउचेज़ हैं, और निकोटीन पाउचेज़ अगर आप देखें तो उसकी पैकिंग और उसकी जो है वो उसकी मार्केटिंग जितनी भी आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इवन बच्चे जो अपनी वो फेवरेट किस्म के जो उनके कुछ सीरीज़ होती हैं वो फ़ोन के ऊपर जो अपने जो है वो प्रोग्राम्स को देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बार बार उस किस्म की एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है। उसमें ये कर रहे हैं कि ये इस वक्त मैसेज ये दे रहे हैं कि ये जो इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये लेस हार्मफुल हैं, और स्पेशली जो मैंने कहा कि ये निकोटीन पाउचेज़ हैं, इसमें ये ख़वातीन जो है पाकिस्तान की नौजवान जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा इस पर टारगेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अब जो है ख़वातीन की भी काफ़ी जो है वो रेशो बढ़ गई है। उससे बाद दूसरी चीज़ जो है कि आज तक आप आजकल देखेंगे आपके हीटेड टबैको प्रोडक्ट्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हो गई, जो वेप्स वगैरह भी हैं, इनकी सूरत में भी जो है मार्केट में बिल्कुल भरमार एक किस्म की जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और अपने बिजनेस जो है ये सिगरेट्स, क्योंकि अब दुनिया को रियलाइज़ हो गया और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि स्मोकिंग को डिस्करेज करना और स्पेशली जो है अगली आने वाली जो नस्ल है उसको बचाने के लिए बचाना, और ज़ाहिर है ऐसे स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है या हमारी ये जो जनरेशन है हम इसको बचा सके किसी तरीके से। डॉक्टर साहब, आपने जो निकोटीन पाउचेस की बात की है वो वाकई आप लिटरली मुझे अभी ये पता चला है कि वो वाकई एक नशे का फॉर्म है, बिकॉज इतना वो ओवर द काउंटर बिक रहा है कि अपने इर्द गिर्द आप देखें, आप बिल्कुल ठीक बात करें कि ख़वातीन में भी हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं, टीन एजर्स हैं, उनको मैंने लिटरली वो लेते हुए देखा है और वो उसको इस्तेमाल कर रही होती है और वो कहते हैं ये नशे का कोई फॉर्म नहीं है, ना ये सिगरेट में आता है, ना ये नशे में आता है, ना ये किसी और चीज़ में। तो उसको इस तरह ले रहे होते हैं जैसे छालिया ले ली आपने, कोई सौंफ ले लिए, या इस तरह से वो ओवर द काउंटर मिल रही होती है। जी बिल्कुल, इसकी एडवर्टाइजिंग भी अगर आप देखें तो हमारे जो कुछ जो है वो शायद नेशनल हीरोज़ जो हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता कि उनके इस कैंपेन के हिस्सा बनने की वजह से स्पेशली पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है उसके ऊपर जो है वो हेल्थ कास्ट बर्डन भी बढ़ रहा है इस किस्म की प्रोडक्ट्स के यूज़ से। अब वो इस किस्म के जो है वो अपनी तरफ से पेड वर्ल्ड लेवल पे जो है वो इस किस्म की रिसर्चेस करवाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये लेस हार्मफुल है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, आपका इंडिया जो है आपके हमसाया जो मुल्क है इसने भी निकोटीन पाउचेस जो है उसको बैन कर दिया है, मतलब अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाने दिया। तो लेकिन पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इन इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स को डिस्करेज किया है, और गवर्नमेंट लेवल्स पे जो है वो लोगों ने इस चीज़ को, उनको एहसास हो गया था कि इंडस्ट्री अब अपने बिजनेसेस को जो है वो शिफ्ट कर लिया। सेम इसी तरह ही जो है ये इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, जिस तरह हम कहते हैं कि जो स्मोकिंग है ये है गेटवे है टूवर्ड्स ड्रग्स, कि आप ड्रग्स के यूज़ में चले जाते हैं, पहले स्टार्ट आप सिगरेट से लेते हैं। सेम इसी तरह की चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स जो अपनी जो स्टार्ट की हैं, जिसमें निकोटीन पाउचेज़ हैं, उसके बाद हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, ये कहते यही हैं कि ये लेस हार्मफुल, लेकिन देखें ये लेस का छोड़े हार्मफुल तो है बहरहाल। क्योंकि आज हमने आगाज में भी कहा ना कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर दबाव क्यों, और चूंकि इस पर बात भी अब हो रही है, तो डॉक्टर साहब सिर्फ सिगरेट से, स्मोकिंग से पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम किस हद तक मुतासर होता है? देखें, पाकिस्तान में ये कहा जाता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है इंडस्ट्री की तरफ से, ये बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो टबैको इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में टैक्स देती है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक भी और गैर सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक भी अगर देखें तो जब पाकिस्तान में 153% एक ही वक्त में जब टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर भी पाकिस्तान में जो है वो 300 आप देख रहे हैं बिलियंस जो है वो इसकी मद में रेवेन्यू नहीं मिला। लेकिन एक सरकारी इदारे की रिसर्च के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान को तकरीबन 615 बिलियन जो है उस साल हेल्थ कॉस्ट बर्डन जो कि स्मोकिंग की वजह से जो है वो टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज़ की वजह से पाकिस्तान के हेल्थ जो सिस्टम है उसको फेस करना पड़ा है। उस साल की अगर आप देखें तो वो 1.6% जीडीपी था उस वक़्त का। तो आज की अगर कैलकुलेशन अगर आप देखें तो वो तकरीबन 17 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान का 17 बिलियन जो है वो टबैको से रिलेटेड जो है पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है वो एक बर्डन है। उसमें आप देखें हमारे जैसे जो ममालिक हैं,
ऑलरेडी जो है हमारे पास जो है कि हेल्थ के ऊपर उस किस्म की बजट एलोकेशंस नहीं होती, और लेकिन और स्पेशली जो है जब इस किस्म की जो जितना बजट एलोकेट करते हैं ओवरऑल, उससे भी ज़्यादा जो है वो टबैको से रिलेटेड बीमारियों पे अगर खर्च हो जाता है, तो हम जो है और भी जो है इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट को इसीलिए हम प्रपोज करते हैं कि जब आप इसके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, देखें एफईडी का जो एक टैक्स है वो क्या है, वो एक स्मोकर है जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है उससे वो टैक्स लिया जाता है। और ये तो बिल्कुल होना चाहिए, जो एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है ये एक नॉन एसेंशियल आइटम है ना, तो उसको उसके बदले में टैक्स भी देना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। और स्टिल टैक्स के इंक्रीज होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां अभी भी सिगरेट जो हैं और ये टबैको प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती जो है वो भी हैं, और जिस तरह आपने खुद कहा कि वो ऐसे अवेलेबल होती हैं कि कैंडीज के साथ रखी होती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक मसला ये भी तो है, इसको आप बताएं कैसे एड्रेस किया जा सकता है कि बहुत से लोग, बल्कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्मोकर्स ये राय रखते हैं कि जब तक सिगरेट नहीं पियेंगे दिन का आगाज़ नहीं हो सकता, जब तक सिगरेट नहीं पियेंगे मीटिंग में नहीं जा सकते, जब तक सिगरेट नहीं पियेंगे हम सोच नहीं सकते, मीटिंग में बैठ के हम सिगरेट पी रहे होते हैं, हाँ, कि हमारा दिमाग ही नहीं चलता। तो ये बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि स्मोकिंग के बगैर तो वो उनका दिन चल ही नहीं सकता, वो ज़रा इट्स हेयर एक्चुअली। तो ये चीज़ है, ये कैसे ठीक हो सकती है? बिकॉज देखें ये एक मसला है ना, हमें इसको एड्रेस करना है। देखें ये तो एक आप देखें कि हमारा जो है वो मीडिया के अंदर, टीवी कंटेंट के अंदर या जहाँ भी हम हैं, इस एक मिथ को या एक मिस इंफॉर्मेशन को जो है इनके साथ जोड़ दिया गया है कि एक तो ये है कि टबैको इंडस्ट्री जो है वो बिलियन रुपीस लगाती है सिर्फ यही दिखाने के लिए, एक कूल इमेज जो है इसका कंटेंट के अंदर दिखाने के लिए। जब आप स्ट्रेस में हैं तो आप इसको लेंगे, अगर जब आप मिसाल के तौर पे खुशी में भी हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो है वो इंडस्ट्री जो है वो हर वो एंगल जो है जहाँ वो समझती है, और उनका मेन टारगेट मैं यही समझता हूँ। जिस तरह आप स्मोकर्स की बात करते हैं, वो बच्चों को क्यों पाकिस्तान में टारगेट करते हैं, वो पाकिस्तान में यूथ को क्यों टारगेट करते हैं? देखें पाकिस्तान में 65% इस वक्त यूथ है, पाकिस्तान की तकरीबन 48% जो है वो बच्चे हैं जिनकी 18 साल से कम उम्रें हैं। तो इंडस्ट्री को ये वाली मार्केट जो है, ये वाले नंबर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और इंडस्ट्री ये समझती है कि एक बच्चा जो है उसको अट्रैक्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो अपने सम टाइम हीरोज़ को कॉपी कर रहा होता है और सम टाइम इनकी मार्केटिंग के जो है वो टैक्टिक्स में वो आसानी से इनका शिकार हो जाता है। दूसरी इसके अंदर जो पहली लाइन है, सॉरी आप टू इंटरप्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें फॉर एग्जांपल आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, कोई आपकी नज़र में बड़ा हीरो है, वो किसी आपको ऐसे डीवीसी या किसी ऐड में नजर आ जाए सिगरेट पीते हुए, तो आप तो फौरन उससे मुतासर हो जाएंगे। बिल्कुल बड़ा मसला है। बिल्कुल, और इसमें वो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? वो ये समझते हैं कि एक जो बच्चा है अगर 6 साल 10 साल की उम्र में अगर वो स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो उसकी अगर एवरेज लाइफ 60 ईयर्स भी है तो 50 साल तक उनका वो रेगुलर एक कस्टमर है। अब इवन मैं मोबाइल के ऊपर देख रहा था तो इस किस्म की ऐप्स जो है वो इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाती है कि अब स्मोकिंग को तो क्विट करना जो है वो इतना जो है मुश्किल है ही नहीं है। वो बेसिकली उन बच्चों को या स्टार्ट करें ताकि स्टार्ट आप करें, क्विट करना आपके क्विट कर क्योंकि आपको जब छोड़नी है आप छोड़ देंगे, आप स्टार्ट करें, लेकिन ऑब्वियसली इससे बिल्कुल छुट्टी नहीं है। और वाकई ये जो वेप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है जिसको स्मोकिंग के ज़ुमरे में तो लाया ही नहीं जा रहा होता, एक फैशन बन चुका है जहाँ बैठेंगे वेप का इस्तेमाल किया जाएगा। वो इक्वली डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके लिए मुज़र सेहत है, आपके लिए भी और आपके आसपास वालों के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसी पॉइंट पे आने लगी थी कि जो पैसिव स्मोकिंग है, इसमें मैं सिर्फ एक बात ये ऐड करना चाह रहा था कि ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन स्मोकर्स हैं ना जो सही स्मोकिंग करते हैं ना, उसमें 8 मिलियन जो हैं वो हर साल टबैको से रिलेटेड बीमारियों की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, और उसमें से 7 मिलियन वो हैं जो स्मोकर्स हैं जो स्मोक करते हैं, और उसमें से 1.2 मिलियन ऐसे हैं जो स्मोकर्स नहीं हैं लेकिन उनकी सराउंडिंग में जब पैसिव स्मोकिंग की वजह से वो इसका मौत का शिकार हो जाते हैं। तो देखें सम टाइम हमारे घरों में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सम टाइम हमने देखा कि टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने जब स्मोकिंग कर रहे होते हैं, एक तो बच्चों के आप हीरो हैं, दूसरा ये है कि आपकी स्मोकिंग की वजह से वो सराउंडिंग में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो आपके धुएं की वजह से वो भी मुतासिर हो रहे हैं। स्मोकिंग जो है वो उसको भी डैमेजिंग बल्कि मोर डैमेजिंग भाई, ये तो सारे डॉक्टर्स भी बता रहे होते हैं, और ये तो बड़ा एक फैक्ट है कि आप पी रहे हैं वो अनफिल्टर्ड जो है वो बाकी लोग जो उसको इनहेल करें उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा वो मुज़र है। अच्छा, मैं इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ कि लोग ना बड़े मजाक में जस्टिफिकेशन भी क्रिएट कर रहे होते हैं स्मोकिंग को लेकर। हम जरा सीरियस अगर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं मजाक, आप अगर किसी स्मोकर
अगर कोई ये बात कह देते ना कि आप स्मोकिंग ना करें तो वो मतलब आपको ये बीमारी हो सकती है, डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि फलानी बीमारी हो सकती है, जो कि बहुत सारी हैं। सो उसमें वो अक्सर बात होती है, अच्छा जी मरना तो आपने भी है, मरना तो मैंने भी है। तो ये लिटरली इस तरह की बातें होती हैं मजाक में ना, जिस तरह हम ले रहे होते हैं, मरना आपने भी है, मरना मैंने भी है, हम सिगरेट पी के मर जाएंगे, आप सिगरेट पिए बगैर मर जाएं। भाई आप कैसी जिंदगी गुजारे ना, वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो किस तरह से मुतासिर हो रही है ना, वो मैटर करती है। कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहा वो बीमारी नहीं है उसको कोई, वो उसकी जिंदगी की क्वालिटी है वो जितनी भी है। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको बीमारियां लग गई हैं, और आप ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उस तरह की नहीं है जो कि एक नॉन स्मोकर की है। सो प्लीज इस चीज को रियलाइज करें, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, और इसको नेमत ही समझना चाहिए। अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें और इस गंदी गंदी जो लत है, ये जो आदत है, इससे छुटकारा पाएं और अपने इर्द गिर्द जो बच्चे स्पेशली उनको बचाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब दुनिया आगे बढ़ी है तो हमें दुनिया के साथ बढ़ना है आगे, और अगर हम सोचते रह जाएंगे और अभी भी एक्सेप्टेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे नए दौर के लिहाज से, नई चीज़ों, नई टेक्नोलॉजी को, जाहिर सी बात दुनिया आगे निकल जाएगी, तो हम दुनिया पीछे हमारे रह बगैर जाएंगे। कैसे आगे निकलेगी? दुनिया हमारे बगैर निकल जाएगी, पीछे छोड़ेगी और कहेगी बाय बाय और निकल जाएगी। सही बस सोच ही होती है, लेकिन हमारे बगैर कैसे जाएगी? नहीं, हम ये वाकई बहुत सारे लोगों की सोच है, उन्हें लगता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन है और वही करेंगे जो करेंगे। दुनिया आगे नहीं जा सकती। दुनिया बहुत आगे, दुनिया ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुकी है, और हम बहुत सारी चीज़ों में अभी भी पीछे हैं, क्योंकि हम अभी तक उन पे डिस्कशंस कर रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर काम या उसको प्रैक्टिकली हम फेज ऑफ डिनाइल में भी होते हैं सबीन समटाइम्स कि नहीं तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जी। मसला जैसे कि आर्टिफिशियल अच्छा, इंटेलिजेंस। मैं आर्टिफिशियल, जैसे कि इससे पहले वो जो बात आप कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में देखें, अब आप ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं। पाकिस्तान का मसला पता क्या है हमारा, हम ना एक्सेप्टेंस में कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से आती है हमारे अंदर। हम आज भी ना कहते हैं कि ओ जी ड्राइवर तो वो है जो कि मैनुअल गाड़ी चला लेता है, ऑटो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। उसके बाद गाड़ी हो तो मैनुअल हो, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी हम देख रहे होते हैं कि हमारे लिए आसानियाँ लेकर आ रही होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी हमें आसानियों में नहीं पड़ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आप बात कर रहे थे, आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, कितनी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, किस तरह से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, स्पेशली इन एजुकेशन। हाँ। AI इन एजुकेशन, दैट्स द टॉपिक ऑफ टुडे, कि आपके तालीमी इदारों में, आपके तालीमी निज़ाम में कितनी इसकी एक्सेप्टेंस आई है, कितना इसका फ़ायदा हो रहा है, और कैसे आगे जा रहा है AI इन एजुकेशन। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कायदा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर जाहिद असगर हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, AI की एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी में उस्ताद के अंदर है, लेकिन उसका यूज़ किस तरह का है, शायद ये अभी जो है वो इंफॉर्मेशन या उसका इफ़ेक्टिव यूज़, बुनियादी तौर पे AI, वर्किंग विद AI का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। ओके। आप AI को यूज़ कर रहे हैं, बस जस्ट एक जो है ना वो एक जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हाउ टू वर्क विद AI, को इंटेलिजेंस विद AI, टीचिंग विद AI। और अभी तक ना हम वही जो अभी बात हुई कि हम अभी तक ना डिनाइल मोड में रहते हैं, हमें लगता है क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम ना वो जो उसका 10% 20% नेगेटिव होता है, हम उस पर बहुत ज़्यादा डायलॉग करते हैं, और जो उसका मेन जो बेनिफिट है उस पर हम उसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। बहुत से लोग अभी भी सोचते होंगे कि क्या है AI, सो जस्ट फॉर देम सर, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा, इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये 1950-56 में US में डार्टमाउथ कॉलेज से मैथमेटिशियंस ने इसको शुरू किया, और ये सफ़र चलता रहा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3-4 तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक को हम कहते हैं रूटीन, प्रिडिक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप AI, जिसमें आप देखते हैं कि ये एक अरसे से काम कर रही थी। आप जब कोई मैसेज लिखते हैं तो वो मैसेज में आगे खुद ही थोड़ी सी चीज़ आपको लिख के दे देता है। जो आज हम AI पे बात कर रहे हैं और जो ये इतना ज़्यादा शोर उठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव AI। जनरेटिव AI। और समय AI बोल रहे हैं, ये 2019 से पहले
इनको भी नहीं पता था, दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ ए सडन हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पे मशीन लर्निंग एक चीज़ होती है, मशीन लर्निंग भी बिल्कुल एआई का एक सबसेट है। ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, ये भी एआई का एक सबसेट है। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, अभी हम बातें कर रहे हैं ना, तो ये नेचुरल लैंग्वेज में हम बातें कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक कैपेसिटी डेवलप कर ली कि इसको उन्होंने एज डेटा कंसिडर करके, तो उन्होंने इसको जो है ना, इस मशीन को जो है ना वो लैंग्वेज रीड करवाना और वो सारा कुछ कर दिया। अब जब ये सारा कुछ हो गया, तो अब मशीन के पास, कंप्यूटर्स के पास, जैसे हमारे पास नेट पे बहुत बड़ा डेटा आ गया, जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज आ गई। इन्होंने मॉडल्स रन किए, इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs, जनरेटिव एआई। फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत आसान लफ्जों में समझते हैं, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे छोटे छोटे वर्ड सिखाए ना, ठीक है, आप अपने बच्चे को, मैंने अपने बच्चे को बा 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 बा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वर्ड सीखा, फिर एक और वर्ड सीखा, फिर एक और वर्ड सीखा, और उसने उन्हें अपने वर्ड्स को ना अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं, ये हमारे माँ बाप की सिखाई हुई नहीं है, हम अपने उन वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये किया, इन लोगों ने ये किया कि डीप न्यूरल नेटवर्क बनाए। ओके, वो न्यूरल नेटवर्क बना दिए, इधर उन्होंने टेक्स्ट दिया, वो न्यूरल नेटवर्क उन चीजों को, जैसे मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, उन्होंने कनेक्ट करके न्यू कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। दिस इज आसम। यानी कि एक है कि गूगल में जो चीज पड़ी हुई है आप उसको सर्च कर लें, नहीं, इसमें सिंपल आपने उसको, अभी मैं उसको राइजिंग पाकिस्तान का इमेज दूं तो इमीडिएट उसको ने क्या करना है कि व्हाट इज दिस, तो उसके पास कहीं पे अगर डेटा पड़ा हुआ होगा तो वो कहेगा जी राइजिंग पाकिस्तान, इसकी होस्ट ये हैं, इसके ये हैं, ये यूं होता है, इतने बजे होता है, तो वो आपको कंटेंट जनरेट करके। तो ये जो जनरेटिव एआई जिस पे आज हम बातें कर रहे हैं 2019, ये जिसको आप चैट जीपीटी कहते हैं, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, ये जितने भी एआई टूल्स हैं, ये बुनियादी तौर पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बहुत बड़ा मैसिव डेटा उनके पास वर्ड्स का पड़ा हुआ था, मशीन में न्यूरॉन्स की तरह एक डीप न्यूरल नेटवर्क में एक कैपेसिटी डेवलप हुई कि उसको कनेक्ट करते हुए वो एक न्यू मुझे क्विज बना दे। हाँ। वो मुझे, और इसने हर फील्ड को, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स वाले फील्ड थे, हर एक को अफेक्ट किया है। और अब ये देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ज़िंदगी कैसे आसान की हुई है ना। आप गूगल पे जाते थे, आप कोई चीज़ सर्च करते थे, आपको डिफरेंट लिंक्स मिलते थे, उन लिंक्स में जाके आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट आप करते थे, ऑथेंटिक आपको ढूंढनी पड़ती थी। चैट जीपीटी पे आप जाते हैं, आप एक चीज़ लिखते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन सारे लिंक से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो आपको एक पैराग्राफ की सूरत में आप देख रहे होते हैं, आपको एक सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। तो वाकई देखिए ये तो आसानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर ज़रा आप एक्सेप्टेंस पे आते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, टीचर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है उस पे बड़ा सवाल मैं रखूंगी पहले। ये असाइनमेंट जो है बच्चे ने कॉपी मार ली है वहां से, ये वो थोड़ा सा इसको बताइएगा। थोड़ी सी पहली बात ऑथेंटिक पे थोड़ा सा हमें ना थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन रखनी है। ओके, क्योंकि बात यह है कि इसके पास, जैसे मैं इस वक्त एक बात जितनी मुझे समझ है ना, मैंने उसके मुताबिक कर दी। उसके पास अगर गलत डेटा पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें उसके पास एक डेटा पड़ा हुआ था, जैसे ब्लैक रेस के बारे में नेगेटिव बातें पड़ी हैं, वाइट रेस के बारे में पॉजिटिव बातें पड़ी हैं, तो मैंने उससे जब पूछना है तो वो मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओके, ठीक है, तो ये ऑथेंटिक वाली बात में हमें बड़ा केयरफुल रहना है। अभी आएंगे उस पे। अब दोबारा से आपकी बात आ गई कि बुनियादी तौर पे टीचर्स में एक्सेप्टेंस यूज तो टीचर्स ने तो खुद तो कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं। ओके, हमने बाउंड किया हुआ है स्टूडेंट्स को ना करें ये पॉसिबल नहीं है, जाहिर है। कमिंग वेव बुक है सुलेमान मुस्तफ़ा की। दुनिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसको कभी आप रोक नहीं सकते होते हैं, आपको इसको यूज करना है। एक्सेप्टेंस अभी तक इसलिए नहीं है कि हमें अभी तक वही है कि हम जो है ना वो जब तक हमारी जॉब्स को अफेक्ट नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगी, तो इसलिए पूरी दुनिया में अभी तक इस पे कोई एज सच क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन जिस किसी ने भी रोका है
रोकना इसका हल नहीं है, आपको यूज़ करना है। एटलीस्ट इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू यूज़ इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो सर ये वैसे बड़ी अच्छी ऐसे उस्ताद एग्जांपल है। चाहिए ना हमें जो हमें कहें कि आप यूज करें नहीं AI हमारी को। बारी क्यों नहीं थे, हम तो सर्च हमारी कर बारी कर AI भी तो नहीं थी ना सब। हमारी वही बात कर रहे हैं ना, हमारी बारी AI नहीं थी तो हम शायद ज़्यादा उसको फील कर पाते हैं कि आज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानी भी हो गया। सर आसानी के साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ चुके हैं, टीचर्स के भी एंड स्टूडेंट्स के भी। देखिए, आसानी वाली बात नहीं है। ओके, बुनियादी तौर पे अब ए ग्रेडर और सी ग्रेडर का गैप कम हो गया। अगर सिर्फ इसका मतलब लोग ये ले रहे हैं कि AI की बेस पे मेरी असाइनमेंट हो जाती है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स यूजलेस। ठीक है, आपने, मैंने जैसे कहा कि यू हैव टू वर्क विद AI, आपको को इंटेलिजेंस करनी है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। आपको वो जो मेरा लेक्चर था, जो पावर पॉइंट स्लाइड्स थी, मैं आपको 30 सेकंड में, आप मुझे कोई टॉपिक दें जिसका मैं बिल्कुल जो है वो इंडियन ओशन, रोल ऑफ चाइना एंड इंडिया दे दें, ठीक है, तो मैं आपको 30 सेकंड बाद पावर पॉइंट स्लाइड्स बिल्कुल बनी ऐसे। हुई दे दूंगा। अब मुझे क्या करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई जो है ना इन IR के वो जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाऊंगा। नो वे, इट्स नॉट मेकिंग मी एक्सपर्ट, इट्स जस्ट मेरी इस असिस्टेंट है, ये आपका डिजिटल दोस्त है, 24/7 ये आपका दोस्त है। वो लोग जिनको पहले ये हेल्प नहीं मिलती थी, स्पेशली ये स्कूल के बच्चे, क्योंकि हम AI इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 2,60,00,000 के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका मसला है, 10 लाख के करीब टीचर्स शार्टेज है। अब ये सारी चीज़ें ब्रिज करने में AI का एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर एक और चीज़, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इसका एक बड़ा की रोल है, और ये 24/7, और इसको आपने रोल देना है। आप उसे कहें कि यू बिकम अ टीचर, आई बिकम अ स्टूडेंट, लेट्स वर्क, तो वो आपसे सवाल पूछता है इंटरेक्टिव वे से। और सर इसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट अब मौजूद इस तरफ आ गया कि बच्चे, स्पेशली जो छोटे बच्चे भी हैं, चूँकि वो आजकल ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अगर आप उनको फ्री टाइम में ये कहें कि ठीक है फ़ोन यूज़ करना है बट रील्स नहीं देखनी, तुमने कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना जो कि डैमेजिंग है, बल्कि गाइड करके आप उन्हें कहें टॉक टू ChatGPT एक मौजू पे, अपने किसी भी इंटरेस्टिंग मौजू पे जब बच्चे बात करते हैं, बड़ा अच्छा कहा, वो एक इतना इंटरेक्टिव सेशन होता है जो कि मैं अपने बच्चों के साथ आजकल यही कर रहा हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ अच्छा इस मौजू पे, फॉर एग्जांपल हम चाइनीज़ लैंग्वेज में आजकल बहुत काम कर रहे हैं कि बच्चे उस पर बात करें, सीखें। सो वो ChatGPT के थ्रू या वॉच योर ऐप्स भी होती हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, और ये तो एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है बच्चों की। इसमें जो अभी आपने बात की चाइनीज़, तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आपके यहाँ मसला है, फ़र्ज़ करें दूर दराज एरिया में, तो रीजनल लैंग्वेजेस की जो उर्दू वाली, उर्दू से इंग्लिश वाली, तो ये जो राइटिंग असिस्टेंट मिल गया आपको, ये आपको एक आइडिया जनरेशन में एक चीज़ हेल्प करने के लिए मिल गया, लेसन प्लानर मिल गया। बिल्कुल। आप इसमें ना कोर्स क्रिएटर होता है, आप उससे कहें कि मुझे जो है एक फलान टॉपिक पे कोर्स क्रिएट कर दो, ये वर्कशॉप क्रिएट कर दो, Yes. तो आपको 30 सेकंड बाद पूरी MS वर्ड में वो कोर्स क्रिएट करके दे देगा। सर बिल्कुल। इसके अलावा सर चलिए और इसको हम अगर छोटे लेवल पे ले आए, मैं फिर बच्चों की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल 5वीं 6वीं 7वीं जमात का भी कोई बच्चा है, आपने उसे किसी सब्जेक्ट की तैयारी करवानी है, एज अ पेरेंट अगर आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा सा आउटडेटेड है, आपको नहीं पता कि तैयारी कैसे करानी है, आप उसे बताएं जी ये क्लास का बच्चा है, ये इसकी किताब है और मुझे इसको तैयारी करानी है पेपर की, तो मैं किस तरह से प्लान करूं, तो वो आपको पूरा प्लान बना देते हैं, आप इसमें- फॉलो करें उसको। मैं इसमें कट कर रहा हूँ, इसमें बड़ी खान मी गो खान एकेडमी आपको पता है, सैल बिल्कुल। खान की खान, तो उसने ना ये 2 ऐप, ट्यूटर मी, ये बच्चे जो स्पेशली ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, और उनको अगर कहीं पे वो रूरल एरिया में रहते हैं, उनको ये गाइडलाइन नहीं है, तो वो एक कान मी गो और उसकी 2 ऐप्स उसने अपने AI टूल्स फॉर लर्निंग बनाए हुए हैं, ठीक है, और ट्यूटर मी, तो उसमें एक बड़े इजी वे से में वो lesson पेरेंट्स जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बच्चे को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, सच्ची बात है उसका बच्चा तकरीबन एट पार आ सकता है Without going to school. विदाउट गोइंग Yes. टू, ठीक है। तो ये AI आपका 24/7 फर्स्ट टाइम आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग मिल रही है। 1-to-1 ट्यूटरिंग में ये होता है कि आपका स्कोर 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड है, उन बच्चों से ज्यादा होता है जो एक क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री पॉसिबल हो रही है फॉर एवरीवन, वरना पहले सिर्फ
एलीट होती थी, जो हमारे बादशाह होते थे, ठीक है, तो खलीफा हारून रशीद का कोई टीचर होता था, तो ये उस वक्त की बातें हैं कि अमीरों को एक ट्विटर में टीचर हो जो कि एक बच्चे को पढ़ाए, एक तो अब आप पूरी दुनिया के हर बच्चे को क्योंकि होता ये है कि जब आपका बच्चा बहुत सारे सवाल उससे पूछता है, गलती करता है, जवाब देता है, तो उसको समझ आ जाती है, और ये टीचर्स के लिए भी आसान हो जाता है। टीचर्स के लिए असेसमेंट बनाना, टीचर्स के लिए ग्रेड करना, टीचर्स के लिए लेक्चर करना, तो ये सारा टाइम जब टीचर का बच जाएगा तो वो क्रिएटिव थिंकिंग में जाएगा, वो मेंटोरिंग में जाएगा। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, इस तरह का लर्निंग कल्चर होगा, ना कि मैं उधर खड़ा हूं और 100 बंदे इधर बैठे हैं और मैं उनको लेक्चर और दैट ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक। काफी चेंज हम देखेंगे आगे चल के भी, और अभी भी चेंज है। बात यह है कि मान लें इन सारी चीजों को, जिस तरह से सर ने बताया कि डिनाइल में ना रहे। मुश्किल जरूर है मानना, हाँ। आई मस्ट ऐड दिस, क्योंकि जब आपने पहली बार कोई चीज़ करनी थी वाकई मुश्किल होता है, बट यू हैव टू डू इट। ये अगर समीर ने जो आगाज में कहा ना कि नहीं करेंगे दुनिया आगे निकल जाएगी, तो ये हमें करना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद पर आज हम बात कर रहे थे। तो एआई के इस दौर में एक्सेप्टेंस वाला मामला है, इसको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस और उसके साथ आगे बढ़ें, ट्रेडिशनल चीज़ों से निकलें, स्पेशली इन एजुकेशन। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे एनएलपी से मुतालिक भी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस से मुतालिक भी, टेलीपैथी से मुतालिक भी। अच्छा, अभी भी होता है कि कोई इस मामले पे डिस्कशन और लोग कहते हैं नहीं ये जो जादू की तरफ मामला चला गया, नहीं जादू वादू कुछ नहीं होता है, साइंस, ये एक नॉलेज होता है, माइंड साइंस है। तो माइंड साइंस एक्सपर्ट साथ मौजूद है। मैं लंबी तो उम्मीद बांधता ही नहीं हूँ, फौरन उनकी तरफ बढ़ जाऊँगा। हमें ज्वाइन किया है नादिया नदीम अलवी साहिबा ने, उनको वेलकम करते हैं जी, एनएलपी प्रैक्टिशनर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों भाग जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे ब्रेन को वो सिग्नल दे रही है कि आपने नहीं जाना, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। ऑलराइट, सी आप पहले बताएं अपनी जर्नी, आप कैसे आई एनएलपी की तरफ, माइंड साइंस की तरफ? देखिए, जैसे लोगों को बड़ा शौक होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने का, मुझे लाइफ में बड़ा डिफरेंट ऐसा कुछ सीखो कि लोग 4 दफ़ा पूछें ज़रूर ये है क्या चीज़। जैसे कि अभी आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो बड़ा मज़ा आता है जब आप अपनी चीज़ के बारे में डिटेल में किसी को समझाएं कि ये ऐसी चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है। क्योंकि माइंड साइंसेस पाकिस्तान में अभी लोगों को इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है। जैसे मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है, अक्सर लोग जब मुझसे पूछते हैं और मैं आगे से कहूँ जी मैं स्पेशलिस्ट हूँ माइंड साइंसेस, तो बस वो खामोश हो जाते हैं। उन्हें पता तो ही उनका नहीं है। एग्जैक्टली उनका एक्सप्रेशन मुझे बता देता है कि इनको खुद ही नहीं समझ आया कि आगे किस किस्म का मुझसे सवाल पूछें, कि मतलब किस फील्ड में या व्हाटएवर। तो मुझे इसलिए हमेशा शौक था कुछ डिफरेंट, इतना डिफरेंट कि लोग 4 दफ़ा पूछें ज़रूर कि क्या है। तो आपके तो घर वाले बड़े परेशान रहते होंगे जिस तरह आप करती होंगी उनके साथ, अपनी मर्जी के काम करवा लेना, अपनी मर्जी का सिग्नल पहुंचा देना। एग्जैक्टली, जैसे बहुत मज़ा आता है। आप इसको पॉजिटिव वे में ज़्यादातर, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज है ना, आप इसको नेगेटिव, जैसे लोग मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए कि जी रीज़न, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से पहले पूछती ज़रूर हूँ कि क्या एक बेसिक रीज़न क्या है, या तो शौक है या किसी खास मकसद के लिए सीखना है। तो पहले ही उनको बताया जाता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये बंगाली बाबा का जादू नहीं है कि अपनी किसी की मर्जी नहीं है तब भी आप उसको राजी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी एनर्जीज फेल हो जाएंगी उसके आगे सीखने के बाद। पॉजिटिव एनर्जी, जैसे देखिए बहुत, तो ये तो देखिए जो आपने पॉजिटिव एनर्जी की बात की ना, ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ही किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आपकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि मकसद पूछना सिखाने से पहले, बिकॉज हर कोई सीखना चाह रहा होता है कि अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नई चीज़ है, हम ये कर ले वो, तो मकसद पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि आपने इसको अगर नेगेटिवली कभी सोचा भी कि मैं इसको यूज कर लूँ, तो आपकी अपनी एनर्जी काम ही नहीं करेगी। अच्छा, आप ड्रेन हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जितनी आपने मेहनत की होगी, जितना एफर्ट लगाई होगी, पैसे लगाए होंगे, सब ड्रेन हो जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं। अच्छा, लेकिन एक सिर्फ बात मुझे इसमें आ गई, क्योंकि आपने कहा ना नेगेटिव नहीं कर पाते, बिकॉज हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं रिसेंटली, कराची में थोड़ा ज़्यादा हमने देखे हैं, बट आई एम श्योर कि और भी जगहों पे ऐसे वाक़यात हुए होंगे कि लोग कहते थे कि वो हमने किसी को लिफ्ट दी, उसने हमसे गपशप लगाई, गपशप लगाते लगाते वो चला गया। जब हम घर पहुंचे मालूम है कि ना फ़ोन है, ना वॉलेट है, जेब में पैसे नहीं है, बल्कि पैसे खुद आपने दिए हैं अपने हाथ से। यही चीज़ मेरे फादर के साथ भी ऐसे हुआ था कि वो जिस तरह सिग्नल पे होता है ना कि आपसे कोई पैसे लेने के लिए आ गया, तो वो कहते हैं मतलब जेब से पैसे निकाले और वो ना दिए जा रहे हैं।
वो तब तक दे रहे जब तक हाथ खाली नहीं हो गया। हाथ अच्छा, खाली हो गया, इसका ये मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे शोज़ में मुझसे ये वाला सवाल पूछा गया कि वो क्या चीज़ होती है वो एग्जैक्टली क्योंकि देखिए माइंड साइंसेस का तो वैसे ही नहीं पता पाकिस्तान में किसी को, ना हिप्नोटिज्म का एग्जैक्टली पता है कि हिप्नोटिज्म क्या है। इस वक्त अगर आप दोनों मुझे कहें कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूं, आप विलिंग हैं तो ही मैं कर सकती हूँ। मैं कितनी ही बड़ी एक्सपर्ट क्यों ना हूँ, मैं इस तरह आपको देख के यहाँ बैठ के आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती क्योंकि आप अच्छा। विलिंग नहीं है। सही तो होता ही नहीं है। ये जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है ना कि आप किसी की आंखों में देख रहे हैं, बातें करते करते आपने उसको यूं किया और दैट्स इट, नहीं ऐसा नहीं होता। Okay, आपको भी mind connect करना जरूरी है। एग्जैक्टली, आप विलिंग नहीं हॉलीवुड है मूवीज के तो ये हमारे कोई- यहाँ भी एक चैनल पे हो रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज़ वाकई क्या होती है कि जब कोई फकीर आता है वो तो आप दे देते हैं और आपको पता नहीं चलता आपके। बेसिकली सबीन वो मैजिक है ओके जिसको लोगों ने हिप्नोटिज्म का नाम और दिया। जिसको डिस्करेज वो ठीक different चीज़ है। एग्जैक्टली वो रियल में मैजिक है कि आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में कर लिया मैजिक से और फिर आप वही कर रहे हैं जो सामने वाला आपसे करवा my रहे God. हैं। ये 1% भी इसमें माइंड साइंसेस का या हिप्नोटिज्म Okay, का कोई कोई रोल अमल नहीं है। दखल अच्छा, very वो जो दूसरी बात dangerous. आपने की कि हॉलीवुड या फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ भी हम कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शोज भी कर रहे हैं, इससे मुतालिक वीडियोस भी आती हैं कि जिसमें वो एक्टर्स के साथ भी वो बात करते करते वो यूं करते हैं कि आपको सुलाऊं आप सो जाते हैं, आपको जगाऊं आप जाग जाते हैं। तो ये हिप्नोटिज्म होता है? नहीं, ये ये भी भी different है? हिप्नोटिज्म नहीं होता। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग आके ऐसी ही चीज़ें डिफरेंट चैनल्स पे या कहीं लोगों के पास देख के आके कहते हैं जी माइंड पढ़ना सिखा दें। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अगर बाउंड्रीज रखी हैं, अगर सोचिए कि इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, आप मेरा माइंड पढ़ लें तो दुनिया शायद क़यामत से पहले ही ख़त्म हो जाए। एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला ने अगर कुछ बाउंड्रीज रखी हैं तो बेशक उसके लिए कोई उसकी कोई मसलहत reason है। है। तो मैं कभी भी वो चीज़ को आगे नहीं लोगों को कहती कि हाँ जी आप जाइए, वो नज़र आ रहा है आप सीख लें जाके। अच्छा, हम हमारे पास वक्त बड़ा कम है, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम अपने सेट पे क्रिएट करें। क्या करना चाहती हैं आप? शुएब विलिंग है, आप विलिंग है ना? जी, मैं willing हूँ। कुछ आई थिंक नादिया ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कम वक्त में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट मेरा हम लोगों दिमाग को भी नहीं पढ़ना अंडरस्टैंड आपने। करा सके कि और ये अगर पढ़ना होता तो है। बताना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इस तरफ नहीं हम जाएंगे, वो ऑलरेडी नादिया ने बताया कि Exactly. इस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, इस इस तरफ तरह चले नहीं जाओ। जाएंगे, राइट टर्न ले लेंगे, लेफ्ट नहीं लेंगे हम। क्या हम अभी कर सकते हैं? मुझे Hypnotize ये कर बताइए, सकते हैं आपका क्या? कोई लाइफ का ऐसा फोबिया या कोई ऐसा डर खौफ हर इंसान में होता है। मैं ये मान आप नहीं सकती अपना- कि कोई कहे कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं, नहीं ये है। अपना अकाउंट नहीं चेक कर सकते। अच्छा हाँ, एक मेरा फोबिया ये है कि मैं जब एटीएम यूज करने जाता हूँ तो मैं चिट नहीं, एक तो निकालता नहीं हूँ, अगर निकले तो मैं देखे बगैर उसको फेंक देता हूँ। Okay. आई कांट सी दैट चिट, नो मैटर उसमें पैसे हैं नहीं है, आई कांट सी दैट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई कांट सी दैट। एक तो ये मेरा फोबिया है। दूसरा मेरा फोबिया है, मैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता, नो मैटर व्हाट, लाइक स्नेक, आई कांट टच इट। Okay. कुछ भी हो तो जाए। मैं भी नहीं कर सकती हूँ, तो नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसी सभी बात कुछ बताइए लोग ना। खेलते phobia, हैं ना। हाँ, exactly, ये कुछ भी एक आप phobia है। स्नेक पे जा रहे हैं, मैं तो कैट और डॉग्स को भी नहीं हाथ लगा सकता, अपने अपने फोबियाज होते फोबियाज हैं, होते हैं, एग्जैक्टली। तो मैं नहीं लगा सकता उनको हाथ। एक जो फोबिया मेरा जिसको मुझे लगता है मैं ओवरकम कर लूंगा, बिकॉज मैं काफी अरसे इस प्रोसेस में हूँ कि मुझे वो करना है, वो है स्काई डाइव का, जो कि मैंने इंशाल्लाह कर लेना है। वो मेरा एक फोबिया है जो कि जिसको मैंने निकालना है अपने अंदर से। आई थिंक हाँ। ठीक तो है, अब आप ओके। बताएं। क्योंकि टाइम नहीं है Okay. इतना, तो क्या मैं यहाँ से सीट से अभी उठ के आपके या पास मैं- आ मैं- सकती मैं या इस आप तरफ आ इधर आ जाता हूँ। जाइए? Alright, alright. ओके, चलें आपका पहले हम करते हैं, लेकिन वही बात है, ये इसी I'm वक्त तो willing, नहीं हाँ। पता चलेगा, Okay. ये आप अपने प्रोग्राम में बाद में बता ठीक सकते है। हैं कि आप पे क्या फ़र्क पड़ा। हाथ लाएं अपना। हम पहले करते हैं, आपको जो चिट निकालने का एक फोबिया है आपके अकाउंट का, ठीक है? आंखें बंद करें। चलें, अब ऐसा कीजिएगा, आज आप अपना अकाउंट चेक कीजिएगा और किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके इमेजिन कीजिएगा कि आपने डाइव मारनी है, वहाँ से चेक कीजिएगा, डाइव मार ना दीजिएगा जाके। ख्याल कीजिएगा सोना चोरी करना। अच्छा, मैं बहुत burden इसमें हो एक चीज़ जाएगा। ऐड करता हूँ। इस सारे मोमेंट में जब खामोशी थी, आई फेल्ट अ चेंज बिल्कुल लास्ट 5 सेकंड्स में। ओके, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, देयर वाज समथिंग, और आई थिंक मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर हमने हाथ पकड़ के बैठना है, मुझे नहीं पता हम कितने खामोश रहेंगे, लेकिन मुझे सिग्नल मिला कि नाउ जो भी हो रहा था इट्स डन, और मैं अब मुझे वो कहेंगी कि आंखें खोलो, आंखें आंखें खोल खोल दो। ली। एग्जैक्टली, मैं बताती हूँ आपकी ऑडियंस को कि मैंने क्या किया है।
मैंने आपके हाथ पकड़ा, ठीक है, आपसे कनेक्शन बिल्ड किया, पहले बॉडी से फिजिकली आपसे कनेक्शन बिल्ड किया, उसके बाद मैंने आपके सब कॉन्शियस को टारगेट किया और आपके सब कॉन्शियस को मैंने कमांड दी है कि अब आपको जो भी ये फोबियाज हैं वो आपकी बॉडी से मैंने एक एनर्जी की सूरत में निकाल दिए हैं इस वक्त, और वो मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे वो निकलते हुए नजर आए हैं कि वो आपकी बॉडी से निकलें, तो इसीलिए मैंने आपको कहा अब आप इसको चेक कीजिएगा। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, जबरदस्त। मुझे लगता है देखिए ये जो पॉजिटिव हम कह रहे हैं ना कि इसका पॉजिटिव यूज कैसे किया जा सकता है, सो ये एक एग्जांपल थी कि आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको किसी तरह से ओवरकम कर टाइम कम है, मैं एक छोटी सी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, एक मैं शेयर करूंगी। मेरे पास वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास एक खातून आई, उनके बहुत सारे फैमिली इशूज थे, तो वो बहुत बिल्कुल उस जगह पहुंच चुकी थी कि वो कहती थी मेरे छोटे 3 बच्चे हैं लेकिन मैं उस जगह हूँ कि बस मैं खुदकुशी कर लूंगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। तो मैंने उनको हिप्नोथेरेपी सेशंस दिए, आप यकीन करें पहले सेशंस में वो सिर्फ रो रही थी और मुझे उनकी कोई बात रोने में समझ नहीं आई थी। सेकंड सेशन पे जब वो आई हैं मेरे पास और उन्होंने सेकंड सेशन ख़त्म हुआ और उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा था कि अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपके सिर्फ पैरों को हाथ लगा के आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि लाइफ वैसे ही है मेरी, लेकिन मुझे जो पॉजिटिविटी आपने दिखा दी है ना कि नहीं लाइफ में सब कुछ होता है, उसको फेस करना चाहिए। अक्सर फेसबुक पे वो इंस्टा पे हम एक वो देखते हैं ना पिक्चर के पीछे आग लग रही है, एक बंदा सामने बड़े मगन, पीछे कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में, आगे चला जा रहा है। तो लाइफ आपकी वहाँ आ जाती है सेल्फ थेरेपी से कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है आप उसको फेस करने के काबिल हो जाए। अच्छा, इसमें हमने ये भी सुना था कि मेडिसिन में इसका बड़ा काम है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको एनेस्थीसिया देना होता है, अगर आप नहीं देना चाहते ड्यू टू एनी ऑब्वियस रीजन, सो आप इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे ऑपरेशंस कर लेते हैं, डिलीवरीज हो जाती हैं। वैसे तो अगर गूगल पे आप सर्च करें तो इसकी बहुत सारे आपको वेस्ट में आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। क्योंकि मैं इस वक्त आपके सेट पे हूँ तो मैं लाइव आपको वो चीज़ बताऊंगी जो आपके ऑडियंस के लिए भी बड़े मज़े की और आप भी इंजॉय करें। आपने भी सुना होगा जब टैटू बनवाते हैं तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मैंने एक ये बनवाया और मैंने एक ये बनवाया है, हाँ टैटू। तो जब मैंने ये फर्स्ट बनवाया तो मेरी टैटू आर्टिस्ट ने मुझे पूरा ब्रीफ किया ना, तो ओके ठीक है। फिर मैं बैठ गई यूँ कर मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो वो चौथी दफ़ा में वो रुक गए और मुझे कहने लगे हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको पेन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मुझे नहीं हो रहा, और उन्होंने ये 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा नॉर्मली मुझे 1 घंटा तो लगता है, ये 1.5-2 घंटे इसमें, क्योंकि लोग इतना रुकवाते हैं। एग्जैक्टली। फिर जब मेरा ये बना, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखे इतनी सेंसिटिव जगह होती है, ये भी ये हुआ 20 मिनट्स में ये मेरा खत्म हो गया। तो उस दिन तो उन्होंने बिठाया और मुझे कहा कि आप मुझे आज बताए बगैर जाएंगी नहीं कि क्या रीज़न है कि आपको पेन नहीं होता। और इसके बाद जिन लोगों ने बनवाया उनको शायद पता होगा कि इसके बाद स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, आपको थोड़ा केयर करनी पड़ती है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ये ट्रेन किया था कि एक एंजॉयमेंट की चीज़ है, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, इस पेन को भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ देखिए जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि कोई भी बीमारी भी आपको होती है, ठीक है दवाई ज़रूरी है, बट कहते हैं यहाँ से है एग्जैक्टली सभी। So ये हम नॉर्मली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही होते हैं कि हम ये बात सेंटेंस यूज़ तो करते हैं लेकिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता। हम अक्सर अपनी टीम के लिए ये बात यूज़ करते हैं कि भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो तो हार गए थे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से हार गए थे। ऐसे जिस दिन आप यहाँ से जीत जाएंगे ज़िंदगी में, आप ज़िंदगी में हर चीज़ फेस करें। इसका मतलब है बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि जानलेवा बीमारियां होती हैं जिसमें लोग बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप इसको ऐड कर लें, मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, वो आप ज़ाहिर पूरा करें, इसमें ये ऐड कर लें ताकि आप यहाँ से स्ट्रांग हो जाएं। जो लोग कहते हैं ना विल पावर, आपका ये विल पावर है ना, आपका ये यहाँ से आपका विल पावर है। अगर आप यहाँ से जीत गए किसी भी बीमारी से तो आप यकीन करें कि आप उससे जीत जाएंगे। वाह, आपने ये इस अगर सीखना हो किसी ने भी, कोई सीखना कहाँ से होता है ये? आप कांटेक्ट कीजिए, हम ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं जी। एग्जैक्टली। हमारा प्लेटफॉर्म भी है माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से, उस पर सर्च कीजिए, हमारे कांटेक्ट नंबर हर वीडियो पे आ रहे होते हैं, तो उसके जरिए कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, मुझे बताएं, हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि आपने फॉर एग्जांपल किसी ईमेल या फॉर दैट मैटर किसी को आपने एक मैसेज पहुंचाना होता है कि आप वो काम करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बैठे बैठे किसी को एक मैसेज पहुंचाना है कि अच्छा आप ये काम करो, तो हाउ डू यू डू दिस? जैसे हम नॉर्मली, आप ये मेरा ख्याल है पूछना चाह रहे हैं कि उसको क्या फील होता है? नहीं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं एक साहब हैं जो कि वो दूर हैं, मुझे उनको एक मैसेज मुझे एक मैसेज कन्वे करना है विदाउट टेक्सटिंग ना, तो मैं यहाँ सभी अच्छा कंटिन्यू
तो मैं वो मैसेज कैसे कन्वे नहीं करूं? बस मैं समझ गई आपकी आप फिक्र ना करें, मैं इसका जवाब मैं समझ गई हूँ भाई। देखिए मैंने आपका माइंड पढ़ लिया कि मुझे समझ आ गया आप एक कहना काम क्या करें, मैसेज कन्वे कर दे। आप मुझे बंदा बता दें, मैं खुद ही भेज देती हूँ। वो हम आपको ब्रेक में बता चले प्लीज। तो आप करते जैसे अभी मैंने आपके साथ किया कि आप किसी के भी सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब मुझे किसी को दुनिया में कोई कहीं भी है, मैं उसकी हीलिंग भी कर सकती हूँ किसी प्रॉब्लम के लिए, उसकी टेलीपैथी करके उसका बिहेवियर उसका किया जाता है इस तरीके से कि आप उसके सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं और उसको ये मैसेज भेजते हैं। अच्छा, इधर से मैंने तो मैसेज भेज दिया, अब सवाल ये होगा जिसको मैसेज गया उसको क्या फील आई, उसको कैसे पता चला। हम नॉर्मली कभी बैठे होते हैं ना, हमें ऐसे कुछ ख्याल आता है, तो जब सामने वाले को मैसेज मिलता है तो उसको ख्याल ये आएगा कि हाँ मैंने इतने दिन से उससे बात नहीं की, चलो मैं खुद ही कॉल कर लूँ। या किसी की नाराज़गी अगर है तो उसको खुद से अंदर से वाइब्स आएंगी कि चलो यार कोई बात नहीं है, इसको सॉर्ट किया जा सकता है। अगर मैंने यही मैसेज भेजा है, सम टाइम एक टेक्निक होती है टेलीपैथी में जो बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है कि इसको कहते हैं टेलीपैथी में कॉपी पेस्ट टेक्निक, कि अगर आप चाहते हैं किसी से फौरन के फौरन वो काम हो तो आप सेम स्क्रिप्ट बना के उसको भेजेंगे, ठीक है, और वो वही बंदा वो सेम स्क्रिप्ट आपको आके सुनाएगा। ओहो यार आप बहुत काम की बंदी है। मैं सीखने कब आऊँ आपके पास? जरूर कितना अरसा लग जाता है? देखें अभी जो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मेरे भी लास्ट स्टूडेंट एक हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने सीखा और मैं बड़ी खुश हूँ। वो बड़े खुश होते हैं कि टीचर मुझसे बड़ी खुश हुई है। उन्होंने लिटरली, आप यकीन करें, 30 डेज में, और उन्होंने जब मुझे अपना पहला टास्क मैंने उनको दिया और उनका मुझे 4 दिन के बाद मैसेज आया कि ये एक बंदा था, मुझे इससे अपने पैसे लेने थे जो मुझे ये देने को तैयार नहीं था, इसने मुझे 70% पे कर दिया। भाई मेरे जैसा खुदाफिज यहाँ से मैं जा रहा हूँ उनके साथ ही। मेरे बहुत सारे पैसे लोगों ने देने, तो मेरा ख्याल है अब मैं ये काम जरूर करूँ। लेकिन अच्छा, मैं वक्त सीखता हूँ, तुम्हारे तो से पैसे मंगवा। वो एक ही बात है वैसे, एक ही जगह से आने। एनी हाउ ऑनेस्टली वक्त बड़ा मुख्तसर था, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जाने में। तो लेकिन हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे, हमने बहुत एंजॉय किया है। मैं ये चाहती हूँ कि हम एक सेगमेंट करें जिसमें हम हिप्नोटाइज जो हम बता रहे होते हैं ना, वो भी हम जरा लाइव करके दिखाएं, बिकॉज वो जिस तरह से नादिर ने बताया कि अगले इंसान की विल है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सबीन सॉरी, तो कॉन्सेंट के साथ छोटी सी बात और ऐड करूंगी, इससे आप इसमें डिफरेंट वो इसके प्लेटफॉर्म्स है ना, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरा, जिसमें आप सीख के अपने आप को, अपनी ऑरा एनर्जी को एक्टिवेट करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लाइफ में आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल, अगेन सॉरी, छोटी सी मिसाल दूंगी। मैंने अभी लास्ट अपनी जो मैनिफेस्टेशन की, बहुत कॉमन वर्ड है, लोग सुनते हैं इसको, मैंने लास्ट मैनिफेस्टेशन की, मुझे अपने लिए रिवो गाड़ी लेनी थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड तक मुझे मैसेज पहुंचाना था और मैंने उनको मैसेज पहुंचा के टेलीपैथी के जरिए, सम टाइम होता है शायद सबीना आप लोग समझ सकें कि आपकी थोड़ी सी ईगो आ जाती है, नहीं मैं क्यों कहूँ ये बात, सामने वाला खुद ही फील, मुझे नहीं कहना, वही वो लड़कियों वाली टॉक ना कि मुझे नहीं कहना। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज पहुंचाया और आप यकीन करें कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड खुद ही कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी चेंज कर दूँ तो रिवो ले लेते हैं। तो ये मेरी अफर्मेशन है। मैं चाहती हूँ मेरा मियां इस वक्त शो ना देख रहा हो। आपकी सारी बातें मान जानी चाहिए, वरना काम जरा मुश्किल है। लेकिन आपको हम ब्रेक में भी कुछ तंग करेंगे, आप बैठे रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ेंगे ब्रेक के दिन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज तो होता है कि रोलर कोस्टर राइड पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह हम एंजॉय भी कर रहे हैं, जो मौजूआत भी ऐसे हैं। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना कि सोच की, ख्याल की, एहसास की, द फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, सो आज का जो हमारा मौजू है कि अपनी ड्रेसिंग से, अपने आउटफिट से हम कैसे अपने ख्यालात को बदल सकते हैं, किसी मीटिंग के हवाले से, किसी गैदरिंग के हवाले से, किसी भी इवेंट के हवाले से। सो इस मौजू पे आज हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है हामिद सईद साहब ने, वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, कई दफ़ा इनसे हमारे सेटिंग हुई है, बड़ा हम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आज का मौजू बड़ा मजे का है, इनक्लोज्ड कॉग्निशन, ये क्या है? हामिद सईद साहब को करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जबरदस्त सर, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आज आते हुए क्या सोचा आपने कि अच्छा ये पहनना चाहिए और ये रेड या पिंकिश टाई होनी चाहिए? देखें, आई ऑलवेज से कि जब भी आप कहीं शो पे जाते
जाते हैं या कहीं इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप पहने क्या। आई वुड से कि अगर आप डार्क कलर पहन लेते हैं, जैसे मैंने डार्क कलर का सूट पहना हुआ है, नेवी सूट है, नेवी सूट मीन्स पावर भी है इसमें अप्रोचेबिलिटी भी है, ऑब्वियसली हैव टू टॉक टू यू से फ्राइडे। ठीक है। और दूसरा ये है कि वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट मीन्स क्रेडिबिलिटी। तो ऑब्वियसली जहाँ भी जानते हैं आपको लगना चाहिए कि आप क्रेडिबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, अंदर से भी ट्रस्टवर्दी वैसे होने चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप अंदर से ऑनेस्ट नहीं हैं और आप बाहर से ऑनेस्ट लग रहे हैं। आप किसी की ड्रेसिंग देखकर बता सकते हैं कि वो शख्स उस दिन कैसा फील कर रहा है या क्या थिंकिंग चल रही है मैं उस overall लेवल की देख तो नहीं के? बता सकता जैसे अभिषेक नहीं बता नहीं रही नॉट थी। लाइक दैट बट स्टिल यू नो लेकिन जिस तरह हम sure, कहते हैं no, कि no, काला absolutely. रंग किसी ने पहना है तो रंगों का जिस तरह हम कर हाँ रहे जी, होते हैं absolutely, ना कि absolutely. काला रंग अगर पहना है तो हो क्या सोग मना रही है, ये हम अक्सर इस तरह के बातें बिल्कुल कर रहे बिल्कुल होते हैं बिल्कुल। उस आप पर्सपेक्टिव से। बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कि इवन ये बंदा किस प्रोफेशन में है, अगर उसने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहने हुए हैं। जैसे अगर किसी ने सूट पहना हुआ है, डार्क सूट पहना हुआ है, वाइट शर्ट पहनी हुई है और सर में पावर टाई है, तो मोस्टली आप समझेंगे बैंकर है, फाइनेंस फील्ड का है, या मे बी ए CEO है ऑफ ए कंपनी है एंड ऑल दैट। तो ड्रेसिंग जो है वो बताती है आपके आप एक्चुअली कौन हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा रिवर्स करते हैं इसको। रिवर्स करने का तरीका ये है कि आप खुद बताएं कि ड्रेसिंग के साथ आप कौन हैं। इन अदर वर्ड्स जो है ड्रेसिंग के साथ नॉन वर्बल मैसेजेस देते हैं। नॉन वर्बल मैसेजेस क्या हैं? बिफोर यू utter a single word out of your mouth, you have spoken everything all about you. जब खैर शोएब के बारे में बताएं, अच्छा। आज इनकी ड्रेसिंग से आपको क्या लगता है? फिर मेरी मुझे तरफ भी आएंगे। इंतहाई लग रहा है कि कौमी लिबास पहना हुआ है ऑब्वियसली, यू नो, और उसके बाद बड़े जैसे ट्रेडिशनल इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, फ्राइडे के लिहाज से इंतहाई अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये भी नहीं है कि जैसे ना कौमी लिबास है और वो उसमें एक्चुअली कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह मुंह धोऊंगा, उसके बाद जनाब आके शो में बैठ जाऊंगा। तो आई एम ग्लैड दैट ही डिडंट डू दैट। So he looked perfectly all right for the program and everything. सर अब तोपों का रुख इस तरफ कर लीजिए। मुझे माफ कर दें। तो anyway, तो नॉन वर्बल मैसेज आपने देने हैं। नहीं बताए ना इनके बारे में, ये क्या बात हुई? देखिए, Please, उनकी she's dressing always पे- charming, you know, that's all I can say, you know, I mean, she ज़ाहिर है always आप पता look- ना खातून बैठी है तो देखिए, पंगा ना ही नहीं। शो बिज़ में आप कुछ भी पहन सकते हैं, यकीन करें। क्योंकि ये शो लेवल्स बिज़ खवातीन के पास है सिर्फ। खवातीन भी मर्द भी, यू नो, आप कोई लाउड कलर भी पहन सकती हैं बिकॉज यू कैन कैरी इट एंड यू नो मे बी योर जॉब योर पोजीशन दैट यू नो यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आप यू नो यू हैव टू रियली थिंक अबाउट दिस कि आपने क्या That's पहना है। तो नॉन वर्बल मैसेज की बात हो रही थी, आपने अपने को कामयाब दिखाना है, आपने यू नो पीपल शुड परसीव यू क्या कामयाब हैं, आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, आप में अथॉरिटी है, पावर है, आप अप्रोचेबल भी लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल भी लगते हैं। तो ये सारे मैसेज आपने ड्रेसिंग के साथ ड्रेसिंग से देने हैं। सर अक्सर ऐसा होता है कि बाकी हम जो ड्रेस सेलेक्ट करते हैं या समटाइम्स ये भी होता है कि आपको चूंकि वो मौजूद ही वो एक आउटफिट होता है वो पहन लेते हैं, आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते और आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, वाकई वो शायद उसकी फिटिंग के हिसाब से भी हो सकता है या उसके कलर के हिसाब से भी हो सकता है, ओवरऑल लुक के हिसाब से हो सकता है। सो ये वाकई इसका इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, जब मैं वाइट पहनता हूं आई फील हैप्पी एंड आई फील गुड, आई डोंट नो व्हाई। वाइट इज समथिंग दैट ऑलवेज यू नो समथिंग जो मुझे अच्छा लग रहा होता है। ब्राउन इज समथिंग जो कि जब भी मैं पहनता हूं ना मुझे अच्छा ही नहीं आज लगता। आपने पहना है। तो आज पहना हुआ है, बल्कि मैं कहने आज लगा आपने- था, चलिए आपने खुद ही कह दिया, एक्चुअली दिस नॉट योर कलर। यस हमारे कलर जो हैं वो है जिसे 6-7 कलर्स हैं जिसकी बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तानी स्किन टोन पे हमारी आई कलर हेयर कलर स्किन के टोन के मुताबिक हैं। एक तो ब्लैक है, ब्लैक जस्ट एब्सोल्युटली ग्रेट ऑन अस, चाहे हमारा रंग काला है, चाहे हम सांवले हैं, चाहे हम मीडियम हैं, चाहे हम वाइट हैं, तो बहुत ही प्यारा ब्लैक लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन अस। Right. और ब्लैक भी वो जेट ब्लैक होना चाहिए, इसमें चमक नहीं होनी चाहिए, चमक इज चीप। अगर आपकी Okay. शाइन आ गई Matte- कपड़े में, matte finish. मैट फिनिश में, राइट एग्जैक्टली। दूसरा हमारे कलर पर नेवी, और नेवी हमारे पर यू नो लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन अस। और तीसरा कलर चारकोल ग्रे या ग्रे के कुछ शेड्स, मीडियम ग्रे हो गया। इसके अलावा शर्ट्स वगैरह में आप वाइट आ गया, पिंक आ गई, लाइट पिंक बड़ी अच्छी लगती है। आप लाइट पर्पल भी पहन सकते हैं, ठीक है। फ्यू रियली वांट एक्सपेरिमेंट द कलर्स। और ग्रे के शेड्स सारे हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। ये हैं वो कलर्स। तो इसमें जितने ब्राउन के शेड्स हैं, जिसमें टैन के शेड्स हैं, जिसमें आपके ऑलिव्स हैं, मेहंदी कलर हैं, सारे ये गोरों के कलर्स हैं। ओके तो कई लोग ऐसे पहनते हैं तो कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कहा आप गोरे तो नहीं है ना, तो इसलिए यू नो अवॉइड दोस कलर्स। तो दीज आर द बेस्ट कलर। अच्छा जी, आप अपनी बात में कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन कुछ लड़कियां जो कि सिर्फ रहती ही पिंक शेड्स में है, डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, शॉकिंग पिंक, फलाना पिंक, टमकाना आई एम पिंक। नॉट वेयरिंग पिंक टुडे। आपकी बात तो मैंने की नहीं थी। कुछ होती हैं लड़कियां, तो खवातीन भी होती हैं कुछ, अब जरा उम्र भी जी, बड़ी जी। हो जाए तो फिर मैं क्या कहूँ। दो आई लव रेड।
Red Red की is- Red is a red power is- red color. is my For new women, red is a power color. Red is a power color. Yes, absolutely. I love red. Hillary We Clinton love जब power. I love power. Hillary Who Clinton doesn't? जब election when she was running for election, you know, she was wearing red most of the time. So she looked very presidential. She looked powerful woman. तो आप power अगर अपना exhibit करना चाहती हैं, you know, you want to show that you are a powerful woman, तो आप definitely red को experiment कर सकती हैं. पिंक की बात की तो पिंक बड़ा सॉफ्ट कलर है. Okay. तो जब आप मीटिंग में जाती है, जैसे आप कॉर्पोरेट वुमन है, आप पिंक पहनती हैं तो बड़ी सॉफ्टनेस आप शो करते हैं, यू नो. सो मे बी दिस नॉट द राइट कलर फॉर दोज काइंड ऑफ मीटिंग्स. वैसे आप अपने लिए पहन सकते हैं. कलर्स जो हैं वो एक्चुअली यू नो दे से अ लॉट अबाउट यू. वो आपके मूड के बारे में बताते हैं. जैसे अगर आप जॉयफुल हैं या आप मॉर्निंग में हैं, जैसे आपने बात की, जो स्टडी की बात करते हैं उसके ऊपर आते हैं. जी जी. जो इनक्लोज कॉग्निशन है ये इंतहाई साइंटिफिक स्टडी है. एक्चुअली एडम ग्रिंस्की हैं जो उसके लीड रिसर्चर थे. इन्होंने चंद चीज़ें साबित की हैं. इन्होंने साबित किया कि आपने लिबास से आप अपने मेंटल प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं. ओके. तो थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को आउटर कर सकते हैं और फिर अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं. ओके. तो इसमें उन्होंने 2 टेस्ट किए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. तो एक टेस्ट उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2 ग्रुप लिए, उनको पहनाया एक अपना टी शर्ट और जीन्स, और दूसरे ग्रुप को टी शर्ट एंड जीन्स और लैब कोट पहना दिया. उसके बाद उन्होंने सर्टन टेस्ट किए, बिहेवियर के टेस्ट किए, अटेंटिवनेस के, उनके कितनी यू नो शार्प हैं, सारा कुछ. तो जिन्होंने लैब कोट पहना था दे आउट परफॉर्म द पीपल दैट हु वर नॉट वेयरिंग लैब कोट. तो एक्चुअली क्या हुआ, दोनों एक कैलिबर के लोग थे. मैं ये नहीं कि ये ज़्यादा स्मार्ट लोग थे. एंड सो दिस वन यू नो दैट हाइपोथेसिस दे प्रूव्ड. द अदर एक्सक्यूज मी, द अदर हाइपोथेसिस इवन मोर आई वुड से कंपेलिंग. उन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप लिए. एक ग्रुप को उन्होंने लैब कोट पहनाया और उन्होंने कहा कि आप पेंटर हैं. जैसे पेंटर नहीं होता तो पेंटर पहनता है ना अपने, ताकि वो पेंट वेंट से बच सके. और दूसरे को बताया कि आप, ग्रुप जो था उसको बताया कि आप डॉक्टर्स हैं. ओके. अब सेम लोग हैं, उन्होंने सिर्फ लैब कोट दोनों ने पहने हुए हैं, लेकिन उन्हें बताया गया कि आप ये हैं और आप ये हैं. और उसके बाद जो है उनका जो रिजल्ट हुआ वो यही था कि जिन्होंने लैब कोट पहना था, जिन्हें बताया गया कि आप डॉक्टर्स हैं, दे आउट परफॉर्म दोज पीपल जिनको बताया कि आप पेंटर्स हैं. तो ये है वो सारा प्रूफ इस बात का कि आप जो है समझिए कि जो हमारी ड्रेसिंग है हार्डवेयर है. और हार्डवेयर ये है कि जो हमने पहना हुआ है, जो हमारी ड्रेसिंग है, लिबास है, अटायर है, जो भी है. सॉफ्टवेयर ये है कि पीछे क्या चल रहा है, क्या होता है. तो सॉफ्टवेयर है आपकी फीलिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर है जो आपकी थिंकिंग है, सॉफ्टवेयर है आपकी यू नो आप किस लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं. एग्जांपल लेते हैं, सुबह सुबह आप लेट्स से कि आप पजामे में हैं और आप होपफुली कि आप ऐसे नहीं सोते हैं, मैं भी ऐसे नहीं सोता. तो यू नो हमारी रिलैक्स क्लोथिंग है, आप मुस्कुरा रही हैं, यू नो मेंटल पिक्चर के ध्यान में आए आपके बारे में कि आप कैसे सोते होंगे. या अल्लाह, नहीं ऐसी कोई इमेज हमारे माइंड में नहीं आती. हम तो सोच रहे हैं सर कि अपन अपना फ्री स्टाइल सब प्रेशर. प्लीज. अच्छा, अब उस सुबह उठते हैं आप, ठीक है, उठ के एकदम से आप यू नो यू हैव अ जॉब टू डू. आप जो भी है, लेट्स से आप बैंकर हैं या अगर आपने सूट पहनना है, तो यूँ ही आप सूट पहनते हैं तो क्या होता है, आप एक रिलैक्स मोड से एकदम से आप प्रोडक्टिव मोड में आ जाते हैं. तो दैट्स व्हाट इट डज, इट ट्रिगर्स आपके मेंटल प्रोसेस हैं उनको ट्रिगर करता है. तो आप इसको एक्चुअली यू कैन यूज़ इट टू योर बेनिफिट कि आप किस मूड में आना चाहते हैं, किस थॉट प्रोसेस में आना चाहते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं. दिस कैन हेल्प यू डू. अच्छा, और वाकई देखिए जब आप दिन का आगाज़ करते हैं और आप जब फ्रेश आगाज़ कर रहे होते हैं तो यही होता है कि आप अपना अगर ड्रेस चेंज करते हैं, आप अपने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होते हैं, तो आपको एक गोल मिल जाता है, आपका दिल करता है अच्छा कौन सा काम है, आपकी पूरी थिंकिंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये इससे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ता है. और अब जो यही होता है कि हम जो रफ हुलिये में घर में घूम रहे होते हैं और वो तो वाकई आप पूरा दिन भी प्रोडक्टिव नहीं रहते, आप उसी तरह सुस्ती के साथ एनर्जी लेवल से आपकी एनर्जी नहीं मैच कर रही होती उस लेट्स से सुबह आप जाते हैं, आप कहते हैं यार जिम में जाना है, ठीक है ना, तो अब आप जिम के क्लोथ पहनते हैं. अगर आप जिम के क्लोथ पहनते हैं, यही नहीं कि यार ठीक है मैंने शौक भी करनी, इसी में मैं ट्रेडमिल पे चला जाऊंगा ना ऑल दैट. लेकिन जो ही आप जिम के क्लोथ पहनते हैं तो क्या होता है, आप यू स्टार्ट फीलिंग यू आर एन एथलीट. हालांकि आप एथलीट नहीं है. तो देखें लिबास क्या करता है, वो ट्रिगर करके आपको फौरी तौर पे उस मूड में लेके आता है, उस मोड में लेके आता है. वो एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है आपके पास. कहते हैं कपड़ों की भी एक एनर्जी होती है, स्पेशली अगर आपने नए कपड़े पहने उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाती है. समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि वाइट सॉक्स जब आप पहनते हैं तो उसके अंदर आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है. इज इट ट्रू? देखें वाइट सॉक्स तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक पीपल शुड अवॉइड इट अनलेस यू आर वेयरिंग जॉगर्स एंड स्नीकर्स. यू नो अब आप ड्रेस शूज़ के साथ अगर वाइट सॉक्स पहनी है तो बिलीव इन नॉट एनर्जी जो भी हो यू विल लुक टेरेबल. तो प्लीज़ डोंट डू दैट.
तो एनर्जी देखें, यू आर राइट, यू नो ओवरऑल स्पीकिंग, यू नो जनरली स्पीकिंग के एनर्जी देती है। जो ही देखें मेन एक्चुअली क्या है, ये होना है तैयार होना ना तैयार होना, एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज। आप बेसिकली किसी चीज़ के लिए भी तैयार होते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक बूस्ट आता है, बिकॉज यू आर, जिसे कहते हैं ना, आपने मेंटली आपने आपको वो जिसे मेंटल इमेजिनेशन होती है, बंदा देखता है कि अच्छा मैं फलां पार्टी में जाऊंगा, फलां लोगों को मिलूंगा या फलां मीटिंग में जाऊंगा, एंड यू नो आई एम गोना, यू नो जिसे कहते हैं बड़ी अच्छी मैं परफॉर्मेंस दूंगा। देखिए मैं समझता हूँ कि जो ड्रेसिंग है ना, इट्स ए मार्केटिंग टूल। Okay. It's not to protect your body, it's not to cover your you know your body, वो although भी that एक it serves the aspect है। purpose। तो इसमें जो है कि ये करता क्या है कि ये मैं I will go on the limb to say this कि अगर आपकी ड्रेसिंग जो है आपके एजेंडे को फॉरवर्ड करने में आपकी मदद नहीं करती, जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में मदद नहीं करती, लेट्स से यू आर ए सेल्स पर्सन, सो इफ़ यू कैंट क्लोज द सेल, अगर आपने कोई डील करनी है, इफ यू नॉट हेल्प यू क्लोज दैट डील, चाहे कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इफ़ इट्स नॉट डूइंग दैट देन दिस ड्रेसिंग इज नॉट हेल्पिंग यू। So dressing should help you to promote your agenda, whatever that is for that day or आपके whatever. प्रोफेशनल लाइफ में ड्रेसिंग का स्पेशली बहुत रोल है, पर्सनल लाइफ में तो है, सर प्रोफेशनल में ज़रा ज़्यादा रोल और वो जो लोग कहते हैं ना कि हम कुछ भी पहन लें कोई बात नहीं, हमारा कहना सब, आप यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। ये बात नहीं होती कि कितनी महंगी चीज़ पहनी है आपने, How ये you बात carry. होती है कि आपने क्या चीज़ किस तरह से कैरी की हुई है उस इवेंट के लिहाज से। सो ये बहुत चीज़ मैटर कर रही You होती should be, है, you तो should not माइंड be में जरूर overdressed and रखें। you should not be underdressed. अंडरड्रेस ये बड़ी जरूरी है। हमें सब बहुत Looking the शुक्रिया। part, looking the part is very important, whatever that part is. Yes. बिल्कुल। देखिए मूवीज में क्या है, हम कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर सपोज आपने कोई बंदे को दिखाना है कि बड़ा ही सक्सेसफुल है, टाइकून है, तो आप उसको लिबास से उसकी जो यू नो उसका अटायर है उसी से दिखाएंगे ना। वो आके ये तो नहीं कहता कि मैं टाइकून बिल्कुल, हूं, आपको मैं उसकी जो अपीयरेंस है उससे appearance दिखाएंगे। हमें है सब उससे। वक्त बड़ा मुख्तसर था, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे जितने डिस्कशन हम कर सकें वो डिस्कशन बड़ी कम है, बट स्टिल जितनी टिप्स हामिद साहब ने दी हैं वो माइंड में ज़रूर रखनी है। कहीं भी जाना है, आप किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप अपनी जॉब के लिए जाते हैं डेली बेसिस पे, फैमिली इवेंट्स पे जा रहे होते हैं, प्रोफेशनली कहीं बैठ रहे हैं, कोई भी इवेंट है, उस लिहाज से अपनी ड्रेसिंग को अपने माइंड में ज़रूर रखें। महंगा मैटर नहीं करता, बट किस तरह से आपने उसको कैरी किया हुआ है उस इवेंट के लिहाज से ये चीज़ मैटर करती है। हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।